बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 4, your subject is General Science. Today we will start work for day 3. Chapter number 2, Ecosystem. Students, in previous lecture we have completed components of ecosystem. There are 2 components of ecosystem: abiotic components and biotic components. Abiotic components, the non-living components of an ecosystem, are called abiotic components. These include temperature, air, water, light, and soil. And biotic components of an ecosystem includes living components of an ecosystem. Biotic components consist of 3 groups: producers, consumers and decomposers. स्टूडेंट्स, और हमने पढ़ा था बैलेंस्ड इकोसिस्टम यानी सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड a balanced ecosystem. Today we are going to start food chain. Food chain. Students, food chain क्या है? What is a food chain? The series of eating and being eaten in an ecosystem is called a food chain. Students, ये एक सीरीज़ है इकोसिस्टम में जिनमें या तो जानवरों को शिकार कर लिया जाता है या वो खुद शिकार हो जाते हैं। जैसे आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, प्लांट है, प्लांट को ग्रास होपर खाएंगे, इसी तरह ग्रास होपर को रैट खाएगा और इसी तरह रैट को आउल खा लेगा। यानी ये एक सीरीज़ है, फूड चेन है, जिसमें प्लांट को जो है एक सीरीज़ चल रही है जिसमें प्लांट को ग्रास होपर खाएगा, इसी तरह ग्रास होपर को रैट ने खा लिया और रैट को आउल ने। तो ये एक सीरीज़ है फूड चेन जिसे हम कहते हैं। पेज नंबर 24. ओपन योर बुक. पेज नंबर 24. To obtain food, living things depend on one another. फूड को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए तमाम लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
स्टूडेंट्स, कल हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स यानी कि पैदा करने वाले जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह कंज्यूमर्स हैं। अब कंज्यूमर्स में जो आते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। इसी तरह हम मीट जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो हम दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, कैमल। तो हम इनसे इनका गोश्त खाते हैं, तो हम दूसरे एनिमल्स और यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, फूड को ऑब्टेन करने के लिए लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। प्लांट्स मेक फूड with the help of sunlight and water. Plants food prepare करते हैं with the help of sunlight and water. Water और sunlight की help से plant food prepare करते हैं. The animals which eat plants are called herbivores. स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है घास खोर, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रैबिट, गॉट, डियर एंड काऊ आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। तो ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब है घास खोर। The animals which eat other animals are called carnivores. Lion, tiger, crocodile and shark are examples of carnivores. हमने सबसे पहले पढ़ा हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है गोश्त खोर, जैसे लॉयन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल और शार्क। ये एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को नहीं खाते, ये दूसरे एनिमल्स को जो है वो प्रे करते हैं और फिर खाते हैं। तो 2 कैटेगरीज अभी हमने पढ़ी, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। नाउ थर्ड एंड लास्ट, द एनिमल्स विच ईट बोथ plants and animals are called omnivores. For example, man, bear, birds and crow, etc. थर्ड कैटेगरी है omnivores. Omnivores ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अब उनमें आते हैं मैन, यानी कि हम लोग भी जो हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं। अब प्लांट्स हम किस तरह खाते हैं? हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये प्लांट से ही हम हासिल करते हैं। इसी तरह हम लोग गोश्त खाते हैं, मीट, वो हम काऊ, गोट, दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं। तो ओमनीवोर्स जो थर्ड कैटेगरी है, ये ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट इज herbivores. Herbivores are those animals which eat plants and carnivores are those animals which eat
other animals. Omnivores are those animals which eat both plants and animals. Is it clear? स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर हर्बीवोर्स, व्हाट आर कार्निवोर्स एंड व्हाट आर ओमनिवोर्स। इसी तरह ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। और ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है, जैसे द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। एंड ऑप्शन ए हर्बीवोर्स, ऑप्शन बी कार्निवोर्स, ऑप्शन सी ओमनिवोर्स। इज इट क्लियर? प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज यूज्ड बाय हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसे कंज्यूम कौन करते हैं? हर्बीवोर्स, यानी कि जो पौधे खाते हैं एनिमल्स, वो उन्हें कंज्यूम करते हैं। द हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स जैसे काऊ है, गोट है, इनका शिकार कौन करता है? टाइगर, लायन। तो कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज है जिसमें आप देख सकते हैं प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रासहोपर इस टाइम पे हर्बीवोर है क्योंकि ये प्लांट को खा रहा है, और रैट इस टाइम पे कार्निवोर है जो कि ग्रासहोपर को खा रहा है। इसी तरह आउल है, वो रैट को खा रहा है, तो रैट क्या है? कार्निवोर। All carnivores हैं। The carnivores may be eaten by other carnivores। तो स्टूडेंट्स, जो कार्निवोर्स यानी कि गोश्तखोर जानवर हैं, वो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं। तो द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये एक सीरीज़ है जिसमें या तो एनिमल्स को खाया जाता है, या वो खुद शिकार हो जाते हैं, या वो खाते हैं दूसरे एनिमल्स को, या खुद शिकार हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं फूड चेन। तो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ अ फूड चेन? ग्रासहोपर ईट्स अ प्लांट and is eaten by a rat. The rat becomes a prey of an owl. This is an example of a food chain. स्टूडेंट, जैसे एक ग्रासहोपर है, वो प्लांट को खा रहा है, आप ये देख सकते हैं ग्रासहोपर प्लांट को खा रहा है, रैट ग्रासहोपर को और आउल रैट को। तो ये एक सीरीज़ है जो कि जिसमें वो दूसरे को खा रहा है और खुद भी शिकार हो जाता है। इस सीरीज़ को हम फूड चेन कहते हैं। पेज नंबर 26। लिंक्स ऑफ फूड चेन। फर्स्ट लिविंग थिंग इज अ प्रोड्यूसर। स्टूडेंट्स, फूड चेन के आपस में लिंक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लिंक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट्स। सेकेंड लिंक में आते हैं हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और थर्ड लिंक में आता है कार्निवोर और ओमनिवोर। कार्निवोर ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। In any food chain, the first living thing is a producer. स्टूडेंट्स,
कोई भी फूड चेन हो उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एल्गी। द सेकेंड मेन लिंक इज द हर्बीवोर और ओमनीवोर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अब सेकेंड लिंक जो होगा, यानी प्रोड्यूसर से ये चेन स्टार्ट हो रही है, और सेकेंड लिंक होगा इसका हर्बीवोर और ओमनीवोर, जैसे रैट, ज़ीब्रा एंड गोट। थर्ड लिंक इज अ कार्निवोर और ओमनीवोर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉक्स एंड स्नेक। और थर्ड लिंक इनका होगा कार्निवोर और ओमनीवोर एनिमल्स का। Student, here is an activity 2.5. Complete the following food chain. Students, first जो start है वो क्या है? Plant, second rat और third owl. इसी तरह second food chain में देखिए carrots, rabbit, fox, lion. अब इसमें देखिए हर्बीवोर भी हैं और ओमनीवोर्स भी हैं। थर्ड ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। तो स्टूडेंट एक्टिविटी 2.5 में 3 फूड चेन्स दी गई हैं जिनमें हमने कंप्लीट किया उन्हें। स्टूडेंट्स, इसी तरह ऐसे होता है कि एक ही चीज़ को बहुत सारे खाने वाले हैं। जैसे रैबिट को जो है वो प्रे स्नेक भी कर सकता है और आउल भी, तो 2 का लिंक 1 से है। तो इसी तरह अगर एक ही चीज़ को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं प्रे करने वाले, तो उस लिंक को हम फूड वेब कहते हैं। वेब आपने देखा होगा, जो ये एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं, जैसे बर्ड्स में डक, तो आपने देखा है उसके वेब्ड फुट हैं, यानी कि इस तरह जाले की तरह उसके जो पाँव हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो फूड वेब से मुराद है कि डिफरेंट फूड चेन्स में जो लिंक है वो एक से ज़्यादा का है। जैसे आउल जो है वो भी प्रे कर सकता है रैबिट को, और स्नेक भी, हॉक भी। तो एक चीज़ को जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, एनिमल्स खा सकते हैं, तो इसे हम फूड वेब भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, प्रे शिकार। अब शिकारी और शिकार, इनका रिलेशनशिप क्या है? द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग another living thing is called a predator. अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल करके उसको शिकार कर रहा है तो वो प्रीडेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड। द लिविंग थिंग विच इज़ किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे। इसी तरह जो लिविंग थिंग जो कि शिकार हो गया है और किसी की खुराक बन गया है, उसे हम प्रे कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अक्सर आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं कि डियर को जो है वो उस टाइम पे प्रीडेटर लॉयन होता है और प्रे डियर, वो शिकार हो जाती है अक्सर। इसी तरह स्नेक है तो वो रैबिट को प्रे कर लेता है, उसका शिकार होता है वो। इसी तरह आपने डिफरेंट एनिमल्स को देखा होगा कि वो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं और उन्हें खाते हैं, यानी शिकार बना लेते हैं। तो शिकारी कहते हैं प्रीडेटर को और शिकार प्रे को। The relationship between predator and prey is called predation. स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
डिफाइन प्रीडेटर या व्हाट इज़ अ प्रीडेटर या व्हाट इज़ प्रीडेशन, तो आप इसमें लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, यानी प्रे और प्रीडेटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम प्रीडेशन कहते हैं। शिकारी और शिकार के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम प्रीडेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डियर इज़ किल्ड एंड ईटन बाय अ लायन। स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो डियर है यानी कि हिरन, ये जो है वो शिकार हो जाती है लॉइन के वजह से, यानी शेर उसका शिकार कर लेता है। शेर इस टाइम पे यानी कि लॉइन क्या है, प्रीडेटर, और डियर प्रे। द लॉइन इज़ द प्रीडेटर एंड द डियर इज़ इट्स प्रे। सिमिलरली goat is a predator and grass is its prey। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे गोट यानी कि बकरी वो घास खाती है, तो वो घास खा रही है तो उस टाइम पे घास प्रे है और गोट प्रीडेटर। इज इट क्लियर? वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 3। Now we are going to start work for day 4. Students, we have completed in the previous lecture predator-prey relationship. Now we are going to start competition among organisms. कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबला। क्या मतलब होता है? मुकाबला। स्टूडेंट्स, कंपटीशन से मुराद मुकाबला, यानी कि अक्सर जैसे आपके स्कूल में आप एक दूसरे से compete करते हैं एग्ज़ाम्स में, यानी कोई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, यानी पोजीशन होल्डर्स का आपस में कंपटीशन होता है और वो compete करते हैं फ़र्स्ट आने के लिए, सेकंड और थर्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स, कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज़म्स। स्टूडेंट्स, जब रिसोर्सेज कम होती हैं यानी वसाइल कम होते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। इससे मुराद है कि हर कोई जो है वो compete करने की कोशिश करता है थोड़े रिसोर्सेज की वजह से, और उस अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है वो compete करता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लिहाज से कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान क्या कंपटीशन है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 27। All the organisms living in an ecosystem depend on the resources which are available in that area। Students, living organisms इकोसिस्टम में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी उनके जो रिसोर्सेज हैं अगर उस एरिया में अवेलेबल हैं तो उन्हें कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उस एरिया में रिसोर्सेज कम हैं तो फिर उनका कंपटीशन दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के मुकाबले में
जो है वो ज़्यादा होता है। एवरी एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, हर एरिया में फूड को प्रोवाइड जो किया जाता है वो बहुत लिमिटेड नंबर में फूड को प्रोवाइड किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे इकोसिस्टम में हैं, जिसकी वजह से द लिविंग थिंग्स compete with each other for food and place. स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे इकोसिस्टम में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से फूड और प्लेस के लिए compete करेंगे, यानी मुकाबला करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द ग्रासलैंड ऑल द हर्बीवोर compete for grass। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ग्रासलैंड में यानी कि चरागाहों में ग्रास मौजूद है तो वहाँ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी हर्बीवोर्स हैं जो कि घास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो वो compete करेंगे ग्रास के लिए। नेक्स्ट इज impacts of human actions on food chain in an ecosystem। impacts का मतलब है असर। ह्यूमन एक्शंस का फूड चेन और इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। In the ancient times, human actions had little impact on the environment। Ancient time का मतलब है यानी पुराने वक्तों में जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनका बहुत थोड़ा असर इन्वायरमेंट पे पड़ता था। Now a days इसका मतलब है आजकल। There are very visible impacts of human beings on the environment। आजकल ह्यूमन बीइंग्स का काफ़ी वाज़े जो है वो इम्पैक्ट है, असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर यानी कि माहौल पर। आफ्टर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही थी यानी आबादी बढ़ने के बाद ह्यूमंस एस्टैब्लिश सिटीज़, यानी कि आबादी बढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया। सिटीज़ कायम की, उन्हें एस्टैब्लिश किया, वहाँ पर अपनी रिहाइश जो है वो इख्तियार की। इट्स मीन कि जो विलेजेस हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं तो वो रूरल एरियाज़ से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गए। अर्बन एरिया कहते हैं सिटी, यानी सिटीज़ को शहरी ज़िंदगी, और रूरल एरिया देहाती ज़िंदगी यानी देहाती जो है वो एरिया। फॉर दिस पर्पस दे कट फॉरेस्ट्स, बिल्ट रोड्स एंड मेड फैक्ट्रीज़। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन की बढ़ी और पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने के बाद लोगों ने यानी कि इंसानों ने सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। जब सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए, उस मकसद के लिए फॉरेस्ट को कट किया गया, रोड्स को बिल्ट किया गया और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाई गई। These actions polluted the environment and water resources। इस एक्शन की वजह से हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गई, आलूदा हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डिफरेंट पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ कर रही थी,
जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गई यानी आलूदा, और हमारा वाटर यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट या आप कह लीजिए कि फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसे आप यूं ही बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारा वेस्ट पानी में शामिल हो जाता है और इस वजह से हमारे वाटर और एयर दोनों ही पोल्यूट हो गए। ह्यूमन बीइंग्स डिड इर्रिवर्सिबल का मतलब है नाकाबिले तलाफ़ी, यानी ये ऐसा डैमेज है हमारे इकोसिस्टम में जो कि वापस हम उसे नहीं ला सकते। जैसे एक एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट था, आपने कट डाउन करके वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बना दी, तो अब ये इर्रिवर्सिबल चेंज है। अब वहाँ पर तो प्लांट्स नहीं आ सकते, वहाँ पर तो फॉरेस्ट दोबारा नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल इर्रिवर्सिबल की, जैसे आप दूध से दही बना लेते हो, दूध से दही बन जाता है, मिल्क से आप योगर्ट बना लेते हैं, लेकिन अब योगर्ट को दोबारा आप मिल्क नहीं बना सकते। तो ये इर्रिवर्सिबल चेंज है, इर्रिवर्सिबल एक्शन है। इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल हैं, जैसे एक पेपर है, आप उसे बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद वो ऐश की फॉर्म में यानी एशेस रह जाती हैं। आप उस पेपर को दोबारा जो है वो जलाने के बाद उसकी वापस उसी कंडीशन में नहीं ला सकते। तो ये इर्रिवर्सिबल चेंज है, नाकाबिले तलाफ़ी, जिसको आप जो है वो दोबारा उसी कंडीशन में वापस नहीं ला सकते। ह्यूमन बीइंग्स डिड irreversible damage to the ecosystem of land and ocean animals। इसी तरह स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स की इस एक्शन की वजह से ये इर्रिवर्सिबल डैमेज है हमारे इकोसिस्टम के लिए, जो कि हमारी लैंड, ओशन, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, स्टूडेंट्स ये इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस क्या हैं? फर्स्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर हंटिंग, हैबिटेट लॉस। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को, यानी जो जंगल में रहते हैं कुछ एनिमल्स। जब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट को कट किया गया, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बना दी गई या बहुत सारे ट्रीज़ को फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया गया, तो अब वो जो फॉरेस्ट को कट किया गया तो उन्हें हमने अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे अब जो कुछ एनिमल्स या कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट में रहती थी, उनका हैबिटेट ख़राब हो गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हैबिटेट कहते हैं माहौल को जहाँ पर वो रह रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया वाइल्ड लाइफ का। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो स्टार्टेड unnecessary हंटिंग ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स ने फिर हंटिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का शिकार शुरू कर दिया, और ऐसे जानवर यानी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हंटिंग की, जिसकी वजह से जो है वो उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई। ओवर हंटिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शिकार की वजह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई और कुछ जो हैं वो ख़तरे में हैं, क्योंकि वो थोड़ी स्पीशीज़ रह गई हैं इस वजह से। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मैनी वाइल्ड organisms have become extinct। इन तमाम एक्शंस की वजह से
like cutting of forests, overhunting and habitat loss। इन एक्शंस की वजह से बहुत सारे वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट भी हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो ख़त्म हो गई हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे डायनासोर। इनकी स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड मैनी अदर्स हैव बिकम एंडेंजर्ड। और जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो ख़तरे में हैं, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम उन्हें कहते हैं, जिनका शिकार ज़रूरत से ज़्यादा करने की वजह से उनकी स्पीशीज़ ख़तरे में हैं और नियर फ्यूचर वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर हम उन्हें जो है वो प्रिज़र्व नहीं करेंगे और उनकी स्पीशीज़ को प्रिज़र्व करके रिप्रोडक्शन तेज़ नहीं करेंगे, उनकी स्पीशीज़ की ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर किस तरह हम उन्हें सेव कर सकेंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी हम प्रिज़र्व कर सकते हैं और उन्हें इससे निकाल सकते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम। अब ह्यूमंस का क्या रोल है, वो क्या किरदार अदा करती हैं इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। Humans have done irreversible damage to the environment। Humans ने irreversible damage किया है, यानी कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान, जो कि वापस हम उसे उसकी कंडीशन में नहीं ला सकते। But they are trying to save the ecosystem as well। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इकोसिस्टम को बचाया जा सके। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम। अब कुछ यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं जिससे हम अपने माहौलियाती निज़ाम यानी कि इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ wildlife parks have been made to save the habitats of various species। वाइल्ड पार्क्स बनाए गए हैं जिनमें बहुत सारी स्पीशीज़ के हैबिटेट को सेव किया गया है ताकि वो वहाँ पर रह सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और जो है वो उनकी स्पीशीज़ आगे बढ़ सकें। पेज नंबर 28। Second is tree plantation is being done and artificial forests are being created to provide natural habitat to living things। अब ट्रीज़ की प्लांटेशन की गई है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया है। जैसे स्टूडेंट्स एज यू नो, छांगा मांगा इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट। इसी तरह वहाँ पर बहुत सारे हैबिटेट जो हैं वो प्रिज़र्व हैं, वहाँ पर बहुत सारे हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ के उन्हें सेव किया गया है, इसी तरह आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना के। अवेयरनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड टू सेव द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अवेयरनेस का मतलब है आगाही। अवेयरनेस की वजह से जो है हम एनवायरनमेंट और हैबिटेट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को सेव कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? हियर इज़ अ येलो बॉक्स। डू यू नो वर्ल्ड अर्थ डे? दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 22nd April to demonstrate environmental protection। स्टूडेंट 22nd अप्रैल को environmental protection day जो है वो मनाया जाता है। इसमें जो है वो पाकिस्तान की लाइट्स को 8 से 9 बजे के दरमियान 8 से 9 बजे तक रात को ऑफ कर दिया जाता है और वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। प्लांटेशन डे।
Plantation Day can be observed every day, but in schools across Pakistan, it is celebrated in August as Tree Plantation Week. स्टूडेंट्स, प्लांटेशन का मतलब होता है पौधे लगाना। तो ये डे जो है वो स्कूल में बहुत सारे पाकिस्तान में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त में एक वीक होता है जिसे हम ट्री प्लांटेशन वीक कहते हैं। उस वीक में हम बहुत सारे प्लांट्स वगैरह अपने स्कूल में जो है वो लगाते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पूरे चैप्टर की समरी को कहते हैं। पूरे चैप्टर को समराइज करके कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया है, जो कि हमने रीडिंग में सब डिटेल से पढ़े हैं। द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनसे इकोसिस्टम बनता है। The two major components of ecosystem are biotic and abiotic components. Biotic components are non-living components and abiotic components includes non-living things. The living things which prepare their own food are called producers, such as plants. The living things which get their food from plants or other animals are called consumers, and decomposers get their food by breaking down the dead bodies like bacteria and fungi. Any activity that may affect any component of an ecosystem may make it unbalanced. स्टूडेंट्स, ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो और अनबैलेंस्ड हो जाए। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एंड एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, and animals which eat plants and other animals are called omnivores. स्टूडेंट्स, इन की पॉइंट्स में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ब्लैंक्स बन सकती हैं। Every food chain begins at a producer and ends at an consumer. जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और एंड होती है कंज्यूमर्स पे। अब ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं और खाते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अ प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रीडेशन। एन एरिया can provide food and place to a limited number of organisms. एक एरिया जहाँ पर फूड और प्लेस प्रोवाइड की जाती है लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स को, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। दैट्स वाई उनमें कंपटीशन होता है। Humans have caused irreversible damage to the environment, but they are also trying to save it. ह्यूमंस ने जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज की वजह बना है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे हमें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो बहुत सारे ह्यूमन एक्शंस हैं जिनसे हमारा इकोसिस्टम डैमेज हुआ। लेकिन ये कोशिश भी की गई है कि किस तरह हम उनके हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकें ताकि उनके हैबिटेट को हम सेव करें।
ecosystem is being saved by creating wildlife parks and tree plantations for the protection and conservance of habitats. इकोसिस्टम को हम किस तरह सेव कर सकते हैं? ह्यूमन ने ये कोशिश की कि कुछ वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए जाएं जिनमें जो है वो वाइल्ड ऑर्गेनिज़म्स की जो है हैबिटेट को प्रिजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके और उन्हें कंजर्व किया जा सके ताकि वो अपनी स्पीशीज़ की जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकें और उस एरिया में उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी अगर हम उन्हें प्रॉपर उनका हैबिटेट देंगे। इसी तरह ट्री प्लांटेशन जिनकी वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा और जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें एयर जो है वो पोल्यूट नहीं होगी। और अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह को हम इन एरिया से दूर लगाएं तो इससे हमारी इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक सेफ हो सकती है। स्टूडेंट्स, we have completed work for day 4. We will meet in the next lecture.